दोस्तों, नई परख में आपका स्वागत है। आज से मैं आपके लिए एक नया कार्यक्रम लेकर आ रहा हूँ। इसका शीर्षक होगा खास खबर, खास ख्याल। इसके तहत मैं आपके सामने एक या दो ऐसी खबरें पेश करूँगा, जो कहीं सूचनाओं के अंबार में या तो छिपी रहती हैं या छिपा दी जाती हैं, या पूरी कोशिश की जाती है कि वे खबरें आप तक पहुँचे ही नहीं। जबकि असलियत में ये खबरें आज के वक्त को समझने और उसका मतलब निकालने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। इसी के साथ मैं आपके सामने कुछ ऐसे विचार और विश्लेषण भी पेश करूँगा, जो मेरी निगाह में आपको जानने चाहिए। इन विचारों और विश्लेषणों में भी वे निहितार्थ छिपे होंगे, जिनके भीतर झाँक कर आपको लगेगा कि शायद बात वह नहीं है, जो हमें समझाई या बताई जा रही है या थमाई जा रही है, बल्कि वह है, जो इस टिप्पणीकार और विश्लेषक ने हमारे सामने पेश की है। दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि यह स्तंभ रोज़ ही प्रसारित हो। अगर किसी दिन मेरे पल्ले ऐसी खबरें और विश्लेषण नहीं पड़े, जिसे मैं आपके लिए ख़ास मानता हूँ, तो उस दिन इस स्तंभ की छुट्टी रहेगी। लेकिन जैसे ही कोई नई खबर या ख़्याल मेरे सामने आया, मैं उसे लेकर आपके सामने हाज़िर हो जाऊँगा। तो लीजिए, शुरुआत करते हैं ख़ास खबर की, ख़ास ख़्याल की। आज की पहली खबर, जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो ये है कि कल गुज़रे हुए दिन मंगलवार को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल की बैठक हुई। बैठक क्या हुई? इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल की अदालत लगी और उस अदालत में 17 मुल्जिमों, या जिन्हें हम हिंदी में अभियुक्त कहते हैं, उनके उनके खिलाफ चार्जशीट पेश की गई। आप जानते हैं कि इन 17 मुल्जिमों में की सूची में शीर्ष पर किसका नाम था? इन 17 मुल्जिमों की सूची में शीर्ष पर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का नाम था। वो शेख हसीना, जो आजकल दिल्ली के हाई सिक्योरिटी ज़ोन लुटियंस बंगले के एक किसी बंगले में भारत सरकार द्वारा दी गई शरण के तहत रह रही हैं। कभी-कभी वो दिल्ली के लोधी गार्डन में एनएसजी कमांडोज से घिरी हुई उनकी सुरक्षा में सुबह के वक्त चहलकदमी करते हुए भी देखी जा सकती हैं। उन शेख हसीना के ऊपर इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल ढाका के अंदर मुकदमा चला रहा है। उनके ऊपर आरोप क्या है? उनके ऊपर आरोप ये है कि जब ये बांग्लादेश की चुनी हुई प्रधानमंत्री थीं, चुनी हुई प्रधानमंत्री को मैं इन्वर्टेड कॉमा में रख के पेश कर रहा हूँ, चुनी हुई प्रधानमंत्री थीं, तो इन्होंने एक रैपिड एक्शन बटालियन बनाई थी। इस रैपिड एक्शन बटालियन का काम ये था कि वो शेख हसीना के या उनकी पार्टी अवामी लीग के विरोधियों को गिरफ्तार करती थी और उसके बाद शेख हसीना द्वारा खास तौर से बनाए गए एक खुफिया कारागार और यातना गृह में उनको बंद कर दिया जाता था। फिर उस यातना गृह में उनको ज़बरदस्त तकलीफ़ें दी जाती थीं और उसके बाद उन लोगों का नामो-निशान इस दुनिया से मिट जाता था। ना उनकी लाश मिलती थी, अगर वो ज़िंदा हैं तो उनको कोई अता-पता नहीं मिलता था। ऐसे सैकड़ों राजनीतिक कार्यकर्ता और शेख हसीना का विरोध करने वाले विपक्षी शेख हसीना के पूरे कार्यकाल में लगातार गायब होते रहे। उनके बारे में आज तक किसी को कुछ नहीं पता है। तो जो इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल है, उसने 17 अभियुक्तों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया है, उनके खिलाफ चार्जशीट पेश की है। इनमें से 10 अभियुक्त उस मुकदमे में हाजिर भी हुए। शेख हसीना तो भारत में शरण लिए हुए हैं। ज़ाहिर है कि उनकी अनुपस्थिति में ही उनके खिलाफ चार्जशीट पढ़ के सुनाई गई और वो 10 अभियुक्त वहाँ हाजिर भी हुए। दोस्तों, ये खबर इसलिए ज़रूरी है कि इस वक़्त बांग्लादेश और भारत के बीच में ज़बरदस्त तनाव है। भारत में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठन सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली में, कलकत्ता में और दूसरी जगहों पर। उधर बांग्लादेश में मुस्लिम कट्टरपंथी भारत के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। एक हिंदू और एक मुसलमान, दोनों की हत्याएं कर दी गई हैं
और इसलिए दोनों तरह के कट्टरपंथियों के पास अपनी-अपनी दलीलें हैं कि वो यहाँ बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन हो और वहाँ भारत के खिलाफ प्रदर्शन हो। और मोदी सरकार हाथ पर हाथ रखे चुपचाप देख रही है। उसके पास ना कहने के लिए कुछ है और ना करने के लिए उसके पास कुछ है। भारत में जो बांग्लादेश में जो हिंदू रह रहे हैं, हिंदू अल्पसंख्यक हैं, उनकी जान और माल पूरी तरह खतरे में है। मोदी सरकार जो हिंदुओं के पक्ष में बड़ी-बड़ी बातें करती है, आज कुछ भी नहीं कर रही है क्योंकि उसने जो करने की उसकी हैसियत थी, उस हैसियत को उन्होंने खो दिया है। आइए फिर चलें इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल की अदालत में। इसमें जो लोग वहां पेश हुए, वो लोग कौन थे? उनके बारे में जानना भी जरूरी है। वो है ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद कमरुल हसन, ब्रिगेडियर जनरल तुफैल मुस्तफा सरवर, ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद महबूब आलम, ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद जहांगीर आलम, कर्नल AKM आजाद, कर्नल अब्दुल्ला अल मोमेन, कर्नल मोहम्मद सरवर बिन कासिम, कर्नल अनवर लतीफ खान, लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद मुशीर रहमान एंड लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद सैफुल इस्लाम सुमन। ये सब रैपिड एक्शन बटालियन फोर्स के अधिकारी हैं। इन लोगों से इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल के जजों ने पूछा, आपके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, क्या आप उन आरोपों को कबूल करते हैं? इन लोगों ने कहा, नहीं, हम इन आरोपों को कबूल नहीं करते और हमें उम्मीद है कि हमें क्राइम ट्रिब्यूनल से इंसाफ मिलेगा। दोस्तों, क्राइम ट्रिब्यूनल मुकदमा सुनेगा, फिर अपना फैसला सुनाएगा। जब इसका फैसला आएगा या मुकदमे की कार्रवाई किसी खास मुकाम तक पहुंचेगी, उस समय भी उस खबर को लेकर मैं आपसे मिलूंगा। इस खबर को जानना बहुत जरूरी है। बांग्लादेश के चुनाव, पश्चिम बंगाल के चुनाव में बांग्लादेश और भारत का जो संबंध है, बांग्लादेश में जो हिंदू अल्पसंख्यकों पर मुस्लिम कट्टरपंथी हमले कर रहे हैं और भारत में उसके खिलाफ हिंदुत्ववादी संगठन आंदोलन और प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं, इस सब को एक राजनीतिक पूंजी के रूप में भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के चुनाव में भुनाने वाली है। उसको फायदा होगा कि नहीं होगा, ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इसे भुनाने की कोशिश जरूर की जाएगी। मेरे ख्याल से हम लोगों को यह सवाल अपने आप से पूछना चाहिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसके सरसंघचालक मोहन भागवत सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए कुछ जरूर किया जाना चाहिए, तो ये बात वो किससे कह रहे हैं? विद्यार्थी परिषद वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले और बजरंग दल वाले जब सड़कों पर उत्तेजित होकर नारेबाजी कर रहे हैं और पुलिस से भिड़ने की एक्टिंग कर रहे हैं, पुलिस भी उन्हें प्रतीकात्मक रूप से गिरफ्तार करती है और फिर छोड़ देती है, वो आखिरकार किसके खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं? इस देश में जो सरकार है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सरकार है। इस देश में जो सरकार है विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसे संगठनों की सरकार है। ये सब सड़क पर हुल्लड़बाजी करने की क्या जरूरत है? अगर वो इसके नाम पर राजनीति नहीं कर रहे हैं, अगर वो उसे अपनी राजनीतिक पूंजी बनाकर पश्चिम बंगाल के चुनाव में अपनी गोटी लाल नहीं करना चाहते हैं, तो आखिरकार वो किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं? उन्हीं की सरकार है। उन्हें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहना चाहिए, भारत के विदेश मंत्री से कहना चाहिए, भारत के गृह मंत्री से कहना चाहिए, भारत के रक्षा मंत्री से कहना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से कहना चाहिए। ये सब लोग मिलकर कोई एक कार्यक्रम बनाए, एक योजना बनाए, जिस योजना में बांग्लादेश में फंसे हुए, बुरी तरह चिंतित, डरे हुए, अपने जान और माल के नष्ट हो जाने के खौफ से थरथर कांपते हुए हिंदू अल्पसंख्यकों को बचाया जा सके। आखिरकार ये सरकार ऐसी कोई तरकीब क्यों नहीं निकालती कि बांग्लादेश और भारत के संबंध अच्छे हों? क्या सरकार के पास करने के लिए कुछ नहीं है? फिर हमें यह भी सवाल पूछना चाहिए कि शेख हसीना जो NSG कमांडो की निगरानी में दिल्ली में एक शरणार्थी का जीवन गुजार रही हैं, वो दिल्ली में रहकर राजनीति क्यों कर रही हैं? कौन उन्हें इजाजत दे रहा है कि वो दिल्ली में रहकर राजनीति करें?
राजनीतिक बयान जारी करें। ऐसा समझा गया है कि उन्होंने दिल्ली में रहते हुए ऑनलाइन अपनी प्रतिबंधित पार्टी अवामी लीग के कुछ कार्यक्रमों में शिरकत भी की है, उनको संबोधित भी किया है। बांग्लादेश में जो सरकार के मुख्य सलाहकार हैं, सरकार का संचालन कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस, वो भारत सरकार को चेतावनी भी दे चुके हैं कि शेख हसीना को इस प्रकार से वहां बैठकर राजनीति करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। दोस्तों, ये सवाल है, शेख हसीना को भारत में कब तक शरण मिली रहेगी? उनके शरण मिलने से भारत और बांग्लादेश के संबंधों में तनाव लगातार बढ़ता रहेगा। बांग्लादेश में भारत सरकार को शेख हसीना का तरफदार माना जाता रहेगा। वहां उनकी पार्टी प्रतिबंधित है, वहां मुकदमा चलाकर पहले से ही शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई जा चुकी है। बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन भारत सरकार की बांग्लादेश संबंधी विदेश नीति की सुई अभी एक ही जगह अटकी हुई है और उस जगह का नाम है शेख हसीना। तो दोस्तों, खबर जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, मैं फिर ये खबर लेके आपके सामने आऊंगा। ये खबर आपने न किसी अखबार में पढ़ी होगी, न किसी टीवी चैनल पर सुनी होगी। ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है कि इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल शेख हसीना और अन्य 16 अभियुक्तों के खिलाफ, जिसमें बांग्लादेश फौज के बड़े-बड़े जनरल, ब्रिगेडियर जनरल, कर्नल और लेफ्टिनेंट कर्नल शामिल हैं, वहां पर मुकदमा चल रहा है। वो विपक्षी कार्यकर्ताओं के गायब हो जाने, उन्हें यातना देने और उनकी हत्या के नाम पर। ध्यान कीजिए, शेख हसीना कहने के लिए एक निर्वाचित प्रधानमंत्री थी, लेकिन हम जानते हैं कि जो वहां पर चुनाव होता था, वो चुनाव के नाम पर केवल एक फर्जीवाड़ा था, एक प्रपंच था। शेख हसीना इस तरह के चुनावों के जरिए जीतकर प्रधानमंत्री बनी थी। ऐसे व्यक्ति को भारत में शरण दी जाए या न दी जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसके ऊपर आम जनता को जरूर अपनी राय बनानी चाहिए। दोस्तों, अब मैं आता हूं खास ख्याल के ऊपर। इस वक्त हिंदी फिल्मों के इतिहास की सबसे ज्यादा सफल फिल्म धुरंधर तमाम सिनेमा हॉलों में जमकर चल रही है। कुछ दिनों में ही उसने 700 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा लिए हैं। इस फिल्म की बड़ी तारीफें हो रही हैं। बंबई फिल्म इंडस्ट्री में कुछ डायरेक्शन के काम में लगे हुए जो मेरे मित्र हैं, जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने भी मुक्त कंठ से इस फिल्म की खूबियों की प्रशंसा की और कहा कि 3.5 घंटे की फिल्म है। जब हम लोग देखने गए उस फिल्म को तो एक पल भी बोर नहीं हुए, इतनी खूबसूरती के साथ बनाई गई फिल्म है। इस फिल्म के निर्देशक हैं आदित्य धर। ये वही हैं जिन्होंने उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक वाली फिल्म बनाई थी, जो वो फिल्म भी उन्होंने काफी अच्छी बनाई थी। आज देश के प्रमुख पत्रकार शेखर गुप्ता ने इस फिल्म का विश्लेषण करते हुए एक बड़ा लेख लिखा है, महत्वपूर्ण लेख लिखा है, जिसका शीर्षक है, आखिर क्यों चर्चाओं में आ गई ये धुरंधर। तो शेखर गुप्ता बताते हैं कि ये फिल्म कराची में लियारी नामक इलाके में सेट की गई है। इस फिल्म की जो जगह है, लोकेशन है, वो कराची का लियारी नामक इलाका है। लियारी नामक इलाका अपने गैंगवार के लिए जाना जाता है। पाकिस्तान में अपने गैंगवार के लिए जाना जाता है। इस फिल्म में पाकिस्तान द्वारा भारत में जो आतंकवाद को प्रोत्साहित किया जाता है, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, उस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को उस लियारी इलाके के गैंगवार से जोड़कर फिल्म की कहानी रची गई है। कहने के लिए फिल्म नरेंद्र मोदी, जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, उससे काफी पहले ही फिल्म का काल है और फिल्म उससे काफी पहले ही खत्म हो जाती है। लियारी इलाके का जो मशहूर गैंगस्टर है रहमान डकैत, जिसकी भूमिका अक्षय खन्ना ने की है और अक्षय खन्ना की एक्टिंग की बहुत ज्यादा तारीफ भी हो रही है, वो तो 90 के दशक में ही रहमान डकैत की मृत्यु हो गई थी। जब मैंने अपने निर्देशक दोस्तों से ये पूछा कि क्या इस फिल्म की राजनीति क्या है, इसकी तरफ मेरा ध्यान इसलिए गया कि मशहूर अभिनेता ऋतिक रोशन ने इस फिल्म की प्रशंसा भी की और इसकी आलोचना भी की। ऋतिक रोशन का कहना था कि मैं इस फिल्म की राजनीति से सहमत नहीं हूं, लेकिन फिल्म बहुत अच्छी बनी है, बहुत जबरदस्त एक्टिंग की गई है, इसकी मैं तारीफ करता हूं। तो आखिरकार इस फिल्म की राजनीति क्या है?
जब मैंने अपने उन दोस्तों से पूछा तो सबका कहना था कि नहीं, फ़िल्म में ऐसी कोई बात नहीं है, फ़िल्म का मोदी जी के मोदी से कोई ताल्लुक नहीं है। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, फ़िल्म तो उससे बहुत पहले के ही समय में रहती, उसका कथानक उस पहले के समय में रहता है। लेकिन शेखर गुप्ता जब इसका विश्लेषण करते हैं फ़िल्म का, तो वो हमें कुछ और बताते हैं। यानी शेखर गुप्ता का विश्लेषण बताता है कि बहुत पढ़े-लिखे और समझदार लोग भी जब इस तरह की फ़िल्मों को देखते हैं, तो वो ये नहीं समझ पाते कि फ़िल्म जो नैरेटिव चला रही है, यानी हमें जो कहानी सुनाना चाहती है, दरअसल वो कहानी किस तरह एक स्पिन देकर, एक नैरेटिव में छिपे हुए छल के साथ में हमें सुनाई गई है। हम उसकी असलियत को नहीं समझ पाते और उसकी राजनीति हमारी निगाहों से ओझल हो जाती है और फ़िल्म के डायलॉग, उसके गाने, उसका उसका एक्शन, यही सब चीज़ें हमें मोह लेती हैं और धीरे-धीरे कर फ़िल्म की राजनीति अनजाने में हमें थमा दी जाती है और हम उस राजनीति को वो फ़िल्म के ज़रिए स्वीकार कर लेते हैं। तो मैं शेखर गुप्ता उस लंबे लेख के 2-3 पैरे आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इससे आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा कि हम जब इस तरह की फ़िल्में देखें, तो हमें उसके किन पहलुओं के प्रति सतर्क होना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम फ़िल्म जिस तरह हमारे सामने पेश की गई है, जो छवियाँ हमारे सामने परोसी गई हैं, उन छवियों के भीतर झाँक कर कैसे हम उस फ़िल्म की राजनीतिक असलियत का पता लगा सकें। अब सुनिए, शेखर गुप्ता लिखते हैं, मैं यह जानने को उत्सुक हूँ कि आईएसआई को धुरंधर फ़िल्म देखकर निराशा तो नहीं होगी, जो दुनिया की न केवल सबसे आधुनिक, विनाशक, हिंसक और ताकतवर खुफिया एजेंसियों में गिनी जाती है, उस आईएसआई के बारे में यह कहना तो अपमान ही होगा, उसका अपमान ही होगा कि उसे हथियारों और गोली बम आदि के लिए कराची के कुख्यात लियारी इलाके के अंडरवर्ल्ड की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको 1994 के बम्बई बम धमाकों की याद दिलाना चाहूँगा। आतंकवाद से मुकाबले के अनुभवी पुलिस अधिकारी एमएन सिंह हमें याद दिलाते रहते हैं कि बम धमाकों के बाद डाले गए छापों में उन्होंने 71 AK-47 राइफलें बरामद की थीं। इनमें 3.5 टन आरडीएक्स भी जोड़ लीजिए, जो मुंबई की गगनचुंबी इमारतों को उड़ा देने के लिए काफ़ी था, और 500 हथगोलों को भी उसमें जोड़ लीजिए। ये तब था जब पूरी महाराष्ट्र पुलिस के पास एक भी AK-47 राइफल नहीं थी। तब पश्चिमी समुद्र तट पर नावों से भी भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए गए थे। आईएसआई अगर 1993 में इतना ज्यादा विस्फोटक और असलाह भेज सकती थी, तो जाहिर है कि 26/11 कांड करने के लिए वह कराची के अंडरवर्ल्ड पर निर्भर नहीं हो सकती थी। उसे भारत में जो अंडरवर्ल्ड है, उस पर भरोसा जरूर रहा होगा। शेखर गुप्ता आगे लिखते हैं कि यह धुरंधर की राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। आईसी 814 अपहरण, आईसी 814 विमान था जिसका अपहरण किया गया था, हाईजैक किया गया था, संसद पर हमला और 26/11 जैसे कांडों की साजिश मस्जिदों, मुरीद के तथा बहावलपुर के मदरसों में या किसी बलूच नेता के यहां तो क्या, लियारी के किसी गैंगस्टर अड्डे पर भी नहीं रची जाती। फिर से सुनिए, यह धुरंधर की राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। आईसी 814 अपहरण, संसद पर हमला और 26/11 जैसे कांडों की साजिश मस्जिदों में, मुदीर के और भावलपुर के मदरसों में या किसी बलूच नेता के यहां तो क्या, लियारी के किसी गैंगस्टर के अड्डे पर भी नहीं रची जाती। क्या आईएसआई किसी बलूच सरदार पर भरोसा कर सकती है? अगर यह फिल्म मुस्लिम विरोधी भावना को ही भड़काना चाहती थी, तो उसे केवल यह दिखाना काफी था कि साजिश जैश या लश्कर के मुख्यालय में रची जा रही है। दोस्तों, शेखर गुप्ता हमें हमसे कह ये रहे हैं, यह फिल्म केवल मुसलमान विरोधी भावनाएं भड़काने के लिए नहीं बनाई गई। ये फिल्म तो दरअसल ये दिखाना चाहती है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले भारत में जो सरकारें थीं, वो सरकारें पाकिस्तान के क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के प्रति गंभीर नहीं थी। भारत पर जो संसद पर हमला होता था, जिस विमानों का अपहरण होता था, 26/11 होता था, इन सब के प्रति उन सरकारों का रवैया ढीला था। पाकिस्तान से भेजे गए आतंकवादियों के खिलाफ
पाकिस्तान से आयोजित की या प्रायोजित की जाने वाली आतंकवादी घटनाओं के खिलाफ दरअसल अगर कड़ाई से किसी ने संग्राम किया है तो 2014 के बाद बनी नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। इस फ़िल्म का दूसरा हिस्सा भी तकरीबन तैयार है। सुना गया है कि फ़िल्म एक बार में ही इतनी ज़्यादा शूट कर ली गई है कि उसका एक हिस्सा बना दिया गया है और दूसरा हिस्सा आने के लिए तैयार है। हो सकता है कि दूसरे हिस्से में हमें पता चले कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ क्या रवैया अख्तियार किया और क्यों नरेंद्र मोदी का रवैया ज़्यादा राष्ट्रवादी, आक्रामक, पाकिस्तान को जवाब देने वाला था पिछली सरकारों के मुकाबले। यह है इस फ़िल्म की राजनीति। इसीलिए धुरंधर फ़िल्म को जब देखें, तो सँभल के देखें, होशियारी से देखें और उसमें जो कहा गया है, उसको सुनें, उसका आनंद भी लें और साथ में उसकी राजनीति को ठीक तरीके से डिकोड भी करें। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। आपको मेरा ये नया स्तंभ, ख़ास खबर, ख़ास ख़याल कैसा लगा? इससे मुझे ज़रूर अवगत कराएँ, ताकि इसकी प्रस्तुति को मैं अगली बार और दुरुस्त कर सकूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।